नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। स्वागत है आपका आपड़ो उत्तराखंड में। और बड़ी खबर के साथ बुलेटिन का आगाज करता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सर्वे चौक स्थित आईआरडीटी सभागार में उत्तराखंड जन विकास समिति के पहल 2021 अधिवेशन का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड जन विकास समिति द्वारा राज्य में अनेक पहल की जा रही हैं। ये सराहनीय प्रयास है। समितियों और संस्थाओं के माध्यम से अनेक कार्य किए जा सकते हैं। समिति के द्वारा समूह में काम करने वाले अनेक लोगों को अपने साथ जोड़ा गया है और ये एक अच्छा प्रयास है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा प्रदेश के समग्र विकास के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। समाज के हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए कार्य किए जा रहे हैं। अंतिम पंक्ति पर खड़े लोगों तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। सबके विकास से ही प्रदेश का समग्र विकास संभव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 नवंबर को केदारनाथ धाम के दौरे पर आएंगे। यहां बाबा केदार की पूजा अर्चना करने के अलावा वो केदारपुरी में 250 करोड़ के पुनर्निर्माण विकास कार्यों का भी उद्घाटन करेंगे। और उत्तराखंड में 1 महीने के अंदर पीएम मोदी की यह दूसरी यात्रा है। 7 अक्टूबर को उन्होंने ऋषिकेश एम्स से देश भर के करीब 35 ऑक्सीजन प्लांट्स का लोकार्पण किया था। ये जानकारी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने दी है। पीएम के दौरे को लेकर और क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको सुनाते हैं। अभी तक जो सूचना है, सूचना के आधार पर प्रधानमंत्री जी 5 तारीख को केदारनाथ आएंगे। पहले हम लोगों ने एक पब्लिक मीटिंग के बारे में भी विचार कर रहे थे, लेकिन संभवतः 5 तारीख, चूँकि 4 तारीख की दीपावली है और 5 तारीख को सुबह इस प्रकार का कार्यक्रम की संभावना नहीं लगती। तो जो अभी तक सूचना के आधार पर तो उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस भ्रष्टाचार को लेकर एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। इस बार के चुनाव में दोनों पार्टियां भ्रष्टाचार को मुद्दा बना रही हैं और नेता विपक्ष प्रीतम सिंह ने कहा है कि इस बार प्रदेश में भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनेगी। राज्य को नितांत आवश्यकता है कि पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार इस प्रदेश के अंदर हो, जिसको देने का वादा हमने किया है। और हम जब सरकार में आएंगे तो लोकायुक्त की स्थापना करेंगे ताकि भ्रष्टाचार पर। हमने तो बनाया है लोकायुक्त। हमने तो लोकायुक्त का चयन करके गवर्नर के पास भेज दिया। सर्वसम्मत चयन है। उसमें प्रतिपक्ष के नेता के तौर पर श्री अजय भट्ट जी के दस्तखत हैं। उसमें मुख्य न्यायाधीश की तरफ से वरिष्ठतम न्यायाधीश के दस्तखत हैं। सारी प्रक्रियाएं पालन करते हुए भेजा गया है। और ये तो भाजपा की सरकार थी जिसने गवर्नर को प्रभावित करके उनके ऊपर दबाव डाल करके उसको अनुमोदित नहीं होने दिया। इसने कमाया न बल्कि स्वयं भी कमाया और कमाने के लिए प्रेरित भी किया। जब कहा आओ मंत्री बनो, 25 करोड़ 30 करोड़ रुपए कमा लो, मैं आंखें बंद रखूंगा, तो स्वयं तो कमाया। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने राज्य की बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने जनता को बरगलाने का काम किया है। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। मुझे कांग्रेस पार्टी की सरकार को स्थापित करने के लिए एक हौसला अफजाई का काम करता है। उनका ये जोश मेरे लिए टॉनिक का काम करता है। उनका ये जोश मुझे इस बात को कहने के लिए बल देता है कि 2022 में हम भारतीय जनता पार्टी की इस जनविरोधी सरकार को सत्ता से बेदखल करके एक ऐसी सरकार की स्थापना करने में सक्षम होंगे जो सरकार उत्तराखंड के तमाम हमारे बेरोजगार साथियों को रोजगार दे सकेगी। जो सरकार महंगाई पर लगाम लगाने के लिए कुछ प्रयासरत नजर आएगी। जो सरकार हमारे तमाम जो लोग अब बड़ी उम्मीदों के साथ उत्तराखंड राज्य बनने के बाद अपने सपनों को साकार हुआ देखना चाहते थे, जो सरकार उनके सपनों को साकार करने का काम करेगी। और इनका ये जोश मुझे ये ताकत देता है। मैं वहीं कानपुर के विधायक कुंवर प्रणब सिंह चैंपियन ने कहा है कि मेरी राजनीतिक पहचान बीजेपी से है और सामाजिक पहचान गुर्जर समाज से। राजा मिहिर भोज आदि वराह के अवतार हैं जो कि विष्णु भगवान का रूप हैं। आपको बता दें कि शुक्रवार को पंजाब में एक कुश्ती का उद्घाटन करने गए कुंवर प्रणब सिंह चैंपियन ने मीडिया से बातचीत करते इस वक्त ये बातें कही।
और शनिवार को नहर किनारे स्थित अपनी कैंप कार्यालय में पत्रकार वार्ता करते हुए उन्होंने स्पष्टीकरण दिया। उन्होंने कहा कि उनकी बातों का गलत अर्थ निकाला गया और वीडियो एडिट की गई है। एडिटिंग की गई है। देखिए मैंने ये कहा कि मेरी राजनीतिक पहचान 100% भारतीय जनता पार्टी से है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता रहूँगा। भले ही बीजेपी से मैं 1.25 साल के लिए बाहर रहा, फिर मुझे सम्मान से वापसी मेरी हुई है। मैं अपने शीर्ष नेतृत्व भारत का और प्रदेश नेतृत्व का बहुत आभारी हूँ। और वो पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, उसका कार्यकर्ता होने पर मुझे गौरव है। और लौह पुरुष आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का मैं भक्त हूँ, उनसे सीखने को मिलता है। रही बात पहचान वाली, तो आइए, मैंने कहा था कि राजनीतिक पहचान मेरी भाजपा से है। हाँ, सामाजिक पहचान मेरी अपनी अलग है। एक विधायक के अलावा कुंवर प्रणब सिंह चैंपियन क्या है? सिर्फ विधायक नहीं है, इंटरनेशनल चैंपियन है, हाईली एजुकेटेड है, 4 जुबान जानते हैं, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, पंजाबी, और लंढौरा के राज परिवार से संबंध रखते हैं। तो ये मेरी सामाजिक पहचान है, लेकिन राजनीतिक पहचान मेरी भारतीय जनता पार्टी से है और रहेगी। विधायक जी, जिस तरीके से आप लगातार बयानबाजी करते हैं, पिछली बार जैसे संजय गुप्ता वाला, उसमें भी आप क्या बयानबाजी? उसमें जैसे आपकी एजुकेशन कितनी बताएंगे जरा? व्हाट इज योर एजुकेशन? प्लीज कैन यू टेल मी हाउ मेनी? नो, टेल मी वन थिंग, यू पीपल डोंट अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ द थिंग्स जेंटलमैन। उसके बाद आपको स्पष्टीकरण देना पड़ता है, इसमें ऐसा क्यों? सुनिए, यू पीपल डोंट अंडरस्टैंड द ग्रेविटी। व्हाट डू यू मीन बाय बयानबाजी? फर्स्ट एक्सप्लेन मी दैट। आपका बयानबाजी का शब्दार्थ मुझे आज समझा दीजिए। आप कैमरे के सामने समझाइए प्लीज, क्या अर्थ है? तो वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी आज दोपहर अयोध्या पहुंचे। सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली सेवा धाम अयोध्या के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अयोध्या आए हुए हैं और इस दौरान वो राम बारात में भी शामिल हुए। 17 अक्टूबर को दिल्ली सेवा धाम अयोध्या के द्वारा श्री राम मंदिर दर्शन के लिए आने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए बनाई जा रही धर्मशाला के भूमि पूजन में वो शामिल होंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए अयोध्या पहुंचे हैं। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में एक साथ ही चुनाव होने हैं, ऐसे में चुनावी साल होने का वेटेज भी उनको मिल रहा है, जिससे वो यूपी और उत्तराखंड के धार्मिक कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड के साथ ही 2022 में विधानसभा चुनाव है और इसी के कारण सीएम के इस दौरे के कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज अयोध्या पहुंचकर राम जन्मभूमि में विराजमान रामलला और हनुमानगढ़ी के दर्शन कर उत्तराखंड राज्य की खुशहाली की प्रार्थना की। इस दौरान उन्होंने राम मंदिर निर्माण कार्य का अवलोकन किया और साधु संतों का आशीर्वाद भी लिया। राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त होने के बाद पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो रामलला के दर्शन करने अयोध्या पहुंचे। सीएम धामी रविवार की सुबह 17 अक्टूबर को दिल्ली सेवा धाम ट्रस्ट की धर्मशाला के भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होंगे और इस दौरान यज्ञ में बैठकर वो आहुति भी देंगे। धामी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास से मणिराम छावनी में मुलाकात भी करेंगे। इसके बाद सुबह 11:30 बजे वो अयोध्या के नाका एयरपोर्ट से देहरादून के लिए रवाना होंगे। वहीं काशीपुर में पिछले दिनों जिस तरह वर्तमान बीजेपी विधायक हरभजन सिंह चीमा ने राजनीति से संन्यास की घोषणा कर आगामी चुनाव के लिए अपने पुत्र त्रिलोक सिंह चीमा को सामने किया, तो स्थानीय कई बीजेपी नेताओं ने दबे और खुले शब्दों में भी विधायक चीमा के पुत्र को नकारते हुए विरोध किया है, जिसके बाद राजनीतिक गलियारे में ये चर्चा जोर पकड़े हुए थी कि इस बार चीमा नहीं जरूरी पर अमल करते हुए नया चेहरा सामने लाया जाएगा। त्रिलोक सिंह चीमा को बीजेपी पार्टी उम्मीदवार के तौर पर सामने लाएगी या नहीं, अभी यह नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो सूत्र ये भी बताते हैं कि दंगल में कूदने को लालायित कई दिग्गज अपना अखाड़ा बदल सकते हैं। ये मेरी अपनी इच्छा थी कि इतना मैं बाकी अपनी सारी जिम्मेवारियां से फ्री होके मैं जनता की सेवा के में आना चाहता था, कुछ सोशल वर्क करना चाहता था। मुझे ये प्लेटफॉर्म मिल गया और अगर इस प्लेटफॉर्म
में अगर मुझे जगह मिलती है तो मैं लार्जर स्केल के ऊपर काम करूंगा, नहीं तो कोई छोटा सोशल वर्क जो भी होगा वहाँ पे काम करूंगा। लेकिन जो मेरी बाकी लाइफ है मेरे को करना सोशल वर्क है, ये मेरी इच्छा है। किसान भाइयों को के संबंध में नहीं, ये मेरा जो डिसीजन है बड़ा रीसेंट डिसीजन है ज्वाइन करने का। क्षेत्र के किसान और ये सिख है कि गवर्नमेंट लेवल के ऊपर ही ये, क्योंकि ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम है फार्मर्स की। फार्मिंग जो है अनवाइबल हो चुकी है और वाकई ही जो है जो फार्मर हैं वो सफ़र कर रहे हैं, इनकम्स कम हो गई हैं, एवरेज होल्डिंग जो है बहुत इतनी कम हो गई है कि अगली जनरेशन जो है खेती करना नहीं चाहती। इसीलिए जो है जहाँ से हम सारा मुल्क जो है अन्न खाता है उस सेक्टर को वाइबल करना बड़ा ज़रूरी है। मानते हैं कि मेरे पुत्र तरलोक सिंह चीमा ने राजनीति में आने की इच्छा व्यक्त की है और आने वाले चुनाव में उसको विधायक की टिकट मिले, इसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। मुझे पूरी आशा ही नहीं, पूरी उम्मीद है कि तरलोक सिंह चीमा को पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए टिकट देगी। क्या पार्टी और बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस में घर वापसी करने वाले यशपाल आर्य और उनके बेटे संजीव आर्य की वापसी से कांग्रेस खेमे में खासा उत्साह है और इन सबके बीच उनके स्वागत को लेकर आगामी 18 अक्टूबर को हल्द्वानी में कांग्रेस एक बड़ा आयोजन करने जा रही है, जहां हजारों की संख्या में जनसमूह जुटने की संभावना भी जताई जा रही है और कांग्रेस एक बार फिर से अपनी ताकत का एहसास कराने जा रही है। इस मसले पर उत्तराखंड कांग्रेस के पब्लिसिटी कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष सुमित हदेश ने एनबी न्यूज से खास बातचीत की है। आइए आपको सुनाते हैं। यशपाल आर्य और संजीव आर्य के कांग्रेस में आने के बाद कांग्रेस में एक नया उत्साह देखने को मिल रहा है। 18 अक्टूबर यानी सोमवार के दिन हल्द्वानी में कांग्रेस एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रही है, जिसका नाम विजय शंखनाद उन्होंने दिया है और उसको लेकर के कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता काफ़ी उत्साहित दिखाई दे रहा है और जोर शोर से उस कार्यक्रम की तैयारी चल रही है। मेरे साथ मौजूद हैं पब्लिसिटी कमेटी के अध्यक्ष सुमित हृदय जी। उनसे जानते हैं कार्यक्रम की रूपरेखा को लेकर के किस तैयारी चल रही है और क्या काम कर रहे हैं। सर, 18 तारीख को कांग्रेस का काफ़ी बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है उत्तराखंड के अंदर, जिसकी कहीं ना कहीं निगाहें केंद्र की भी रहने वाली। क्या कार्यक्रम है, किस तरीके से आप रूपरेखा बना रहे हैं? नहीं, देखिए, ये जो 18 तारीख का जो विजय संकल्प शंखनाद जो हमारी सभा होगी, इससे एक पूरा संदेश पूरे कुमाऊं भर में, पूरे उत्तराखंड में साफ स्पष्ट जाना है कि कांग्रेस की एक भारी बहुमत की जो सरकार है वो बनने की पूरी तरीके से तैयारी शुरू हो चुकी है। यशपाल जी और संजीव भाई के आने से कांग्रेस को एक देखिए मजबूती मिली है। उन्होंने बड़ा हिम्मत का कार्य करा है। देखिए, मैं उनसे जब मिला, मैंने सबसे पहले उनसे यही कहा, एक तो उनके चेहरे पे यशपाल जी मामा हैं मेरे, और मैंने उनके अपने मामा के चेहरे पे बड़े दिनों बाद एक खुशी देखी। तो मैंने उनसे बोला भी कि मैं आपसे पहले भी जब मिलता था ऐसी खुशी मैंने नहीं देखी थी, एक दबाव लगता था कि आप पे, तो एक घुटन सी वो वहाँ महसूस कर रहे थे। देखिए, कांग्रेस पृष्ठभूमि के हमेशा रहे, तो एक लंबा एक करियर उनका कांग्रेस में रहा। और संजीव भाई भी इस बारी विधायक बने, नैनीताल क्षेत्र के हमारे सौम्य मृदभाषी भाई हैं और बहुत जनता की उन्होंने सेवा करी। एक सेवा भाव देखिए कांग्रेस के कल्चर में है, तो इसलिए उनका आना एक स्वाभाविक प्रक्रिया का कदम था। एक वैसी शुरुआत हम कर रहे हैं कि जैसे वो कभी गए नहीं, इसलिए उनका एक भव्य स्वागत होना ये अच्छा हमारा सौभाग्य है कि हल्द्वानी में हो रहा है और हल्द्वानी कुमाऊं का केंद्र है, तो कुमाऊं के केंद्र से ये आगाज़ हो रहा है, तो इससे बात बड़ी खुशी की क्या बात है। तो कार्यक्रम की रूपरेखा क्या रहने वाली है? सुबह से लेकर के कार्यक्रम कैसे शुरू होगा, कैसे काम चलेगा, किस तरीके से कार्यकर्ता जुटेंगे, कहाँ जुटेंगे, कैसा कार्यक्रम की रूपरेखा रहने वाली है? नहीं, देखिए, जो हल्द्वानी का स्टेडियम है वहाँ सारी गाड़ियों की जो व्यवस्था है वहाँ पर है, हमारे लोग तो वहीं से करेंगे। और उसके बाद स्वराज आश्रम में कार्यक्रम है, वहाँ पंडित नारायण दत्त तिवारी जी की क्योंकि जन्म तिथि और पुण्य तिथि दोनों उस दिन है, तो उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। उसके फलस्वरूप वहाँ से सीधे रामलीला मैदान में विशाल जनसभाओं का संबोधन शुरू होगा और मेरे ख्याल से 15,000 लोग के आसपास मैं मानता हूँ इस रैली में अवश्य पहुँचेंगे। आपसे आखिरी सवाल, विजय शंखनाद कार्यक्रम आप करने जा रहे हैं उत्तराखंड के अंदर, ये शंखनाद कितनी सीटों पर विजय रहने वाला है? उत्तराखंड में कांग्रेस की कितनी बढ़त आप मान रहे हैं आप? नहीं, देखिए, मेरा जो आकलन है और मेरी जो सोच है
मैं मानता हूँ कांग्रेस 50+ सीटें आराम से इस बारी उत्तराखंड में जीतेगी। आराम से मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो आम जनमानस है वो बहुत उत्सुक है कि कैसे चुनाव हो और डबल इंजन सरकार से उन्हें निजात मिले। कांग्रेस के कार्यों से जनता बेहद वाकिफ़ है, कांग्रेस के विकास के मॉडल से जनता बेहद प्रभावित है। तो इसलिए सारे जो पूर्व सरकारों ने हमारे अच्छे कार्य करे, आज जनता उन्हें याद कर रही है और हमें भी याद कर रही है। तो सुमित हृदय ने भी साफ कर दिया है कि आगामी 18 तारीख को विजय संकल्प कार्यक्रम कांग्रेस के द्वारा किया जाएगा और वो कार्यक्रम उत्तराखंड के चुनाव में कांग्रेस के लिए एक विजय गाथा लिखेगी। अमित चौधरी, ANB न्यूज़, हल्द्वानी। वहीं मसूरी में ITBP के 38 जांबाज अधिकारी आज मुख्यधारा में शामिल हो गए हैं। असिस्टेंट कमांडेंट मेडिकल ऑफिसर के रूप में आज 38 जांबाज ऑफिसर मसूरी ITBP कैंपस से पास आउट हुए हैं, जिनमें 24 युवा पुरुष और 14 महिला अधिकारी हैं। मुख्य अतिथि के रूप में DG ITBP संजय अरोड़ा पहुंचे और उन्होंने परेड की सलामी ली। ये हमारे मेडिकल अफसर्स हैं और इनका रोल कॉम्बैट एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के लिए पूरी फोर्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर ये लोग बढ़िया काम करेंगे तो पूरी फोर्स जो है एक अच्छे हेल्थ के साथ, अच्छे मोरल के साथ काम कर सकती है। तो इनका रोल बहुत इम्पोर्टेंट रोल है ITBP में, और जिस तरह से इनकी ट्रेनिंग हुई है, मैं जो है एकेडमी के सारे इंस्ट्रक्टर्स को कॉम्प्लीमेंट करना चाहूँगा और उस वजह से ये लोग अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छी तरह से निभा पाएंगे। 14 महिलाएं भी शामिल है तो महिला सशक्तिकरण भी मजबूत होगा। महिला सशक्तिकरण मजबूत होगा और ओवरऑल जो एक हमारा महिलाओं को लेके एक चिकित्सा तंत्र है वो भी बहुत मजबूत होगा। और आने वाले समय में हर फोर्स में, ITBP में हर जगह महिलाओं का रोल दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौट रहे हैं, बने रहिए NB न्यूज के साथ। बेटियों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के उद्देश्य हेतु मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में बेटियों के कल्याण के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू की गई नंदा गौरा देवी कन्या धन योजना महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा क्रियान्वित इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और गरीबी रेखा से नीचे आने वाली बालिका के जन्म पर 11,000 रुपए और 12वीं की परीक्षा पास करने पर 51,000 रुपए सरकार की तरफ से प्रदान किए जाते हैं। साथ ही साथ साल 2015-16 में 11,300 बालिकाएं और 2016-17 में 21,916 बालिकाएं तत्कालीन गौरा देवी कन्या धन योजना के लाभ से वंचित रह गई थी। लेकिन अब उत्तराखंड सरकार की तरफ से मौजूदा नंदा गौरा देवी कन्या धन योजना के अंतर्गत उन सभी 33,216 बालिकाओं को कन्या धन योजना का आर्थिक लाभ दिया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार ने 50 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की है। नारी शक्ति के समग्र विकास को समर्पित उत्तराखंड सरकार की तरफ से योजना के लाभ से वंचित रह गई प्रदेश की 33,216 बेटियों को अब मिलेगा उनका आर्थिक अधिकार। बेटी है अनमोल उपहार, शिक्षा है उसका अधिकार। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका अपने उत्तराखंड में। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। लक्सर SDM वैभव गुप्ता ने अवैध खनन के खिलाफ ताबड़तोड़ छापेमारी की है और छापेमारी करते हुए एक डंपर समेत 8 ट्रैक्टर ट्रालियों को अपने आवास पर लाकर सीज कर दिया है। SDM वैभव गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि क्षेत्र से अवैध खनन की लगातार सूचनाएं मिल रही थीं और इसी क्रम में तहसील टीम, प्रशासन टीम के साथ दबिश दी गई है, जिसमें अवैध खनन से भरी 7 ट्रैक्टर ट्रॉलियां और एक डंपर को परिवहन करते हुए पाया गया, जिन्हें सीज कर दिया गया है और अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। वहीं SDM की कार्रवाई से अवैध खनन कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। कुछ अवैध खनन होने की शिकायतें प्राप्त हो रही थी, तो इसमें कल यहाँ इसमें अपनी टीम के साथ दबिश दी गई। तो 7
ट्रैक्टर ट्रॉली और एक डंपर अवैध परिवहन करते पाया गया, तो उसको सीज कर दिया गया है और उस पर निम्नानुसार कार्रवाई की जाएगी। लक्ष्य के एसडीएम वैभव गुप्ता ने अवैध खनन कारोबार पर चाबुक चलाया है और एक डंपर सहित 8 ट्रैक्टर ट्रालियां सीज की हैं। बताया जा रहा है कि ये सभी लोग अवैध तरीके से खनन में लिप्त थे और लगातार इस बात की शिकायतें तहसील प्रशासन को मिल रही थी, जिसके बाद एसडीएम वैभव गुप्ता ने तत्परता दिखाते हुए तहसील प्रशासन के साथ मौका वारदात पर छापा मारा और वहां पर बड़ी संख्या में, बताया जा रहा है कि एक डंपर था और 8 ट्रैक्टर ट्रॉलियां थी, इनको सीज कर दिया गया है। ये सभी अवैध खनन कर रहे थे, जिससे लगातार राजस्व की हानि हो रही थी और इसी के साथ ये बड़ी छापेमारी वैभव गुप्ता की तरफ से की गई है। तो लगातार शिकायतें मिल रही थी कि अवैध खनन पर लगाम लगाई जाए और इसको लेकर इससे पहले तहसील प्रशासन के द्वारा चेतावनी भी दी गई थी, लेकिन अवैध खनन में लिप्त जो तमाम काले कारोबारी हैं वो इस बात से चेते नहीं और उसके बाद प्रशासन ने ये बड़ी कार्रवाई की, जिसमें एक डंपर और तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं आपको ये 8 ट्रैक्टर ट्रॉली प्रशासन के द्वारा सीज किए गए हैं। ये सभी अवैध रूप से खनन करते हुए पाए गए हैं। लगातार शासन और प्रशासन को राजस्व की हानि हो रही थी और ये लोग बगैर रॉयल्टी दिए अवैध तरीके से खनन कर रहे थे, ऐसा इन पर आरोप है। उसके बाद प्रशासन की एक कार्रवाई सामने आई है। वहीं थराली के पैनगढ़ गांव से सटी पहाड़ी के ऊपरी हिस्से से लगातार हो रहे भूस्खलन के कारण गांव के 15 परिवारों के आवासीय मकानों को खतरा पैदा हो गया है। वहीं दिन में लगातार पहाड़ी क्षेत्र से बोल्डर गिरने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बन गया है और भूस्खलन को देखते हुए प्रशासन द्वारा गांव के 15 परिवारों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। ग्रामीणों के मुताबिक पैनगढ़ गाँव में 2013 की आपदा के दौरान भी गाँव के ऊपर पहाड़ी क्षेत्र में दरार आ गई थी और इसकी सूचना उनके द्वारा शासन प्रशासन को भी दी गई थी। तो थराली से ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, जहां बताया जा रहा है कि 15 परिवारों के आवासीय मकानों को खतरा बताया जा रहा है। भूस्खलन के कारण इन आवासीय मकानों को खतरा पैदा हो गया है। इससे पहले 2013 की आपदा में भी इन मकानों के ऊपर खतरा पैदा हो गया था और लगातार शासन प्रशासन से यहाँ के लोग मांग कर रहे थे। अब इन परिवारों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। एहतियाती तौर पर प्रशासन ने ये कदम उठाया है। सर, मेरा नाम कुलदीप सिंह, मैं पैनगढ़ से, पोस्ट ऑफिस हरमनी। सर, जो अभी हमारे यहाँ पे सड़क का जो काम चल रहा है, तो सर ये कम से कम अभी जो काम होना चाहिए था, लेकिन वो काम पूर्ण रूप से नहीं हो पाया है, क्योंकि सर ये जो सुनाव से पैनगढ़ मोटर मार्ग है उसमें जो भी कटिंग से लेके जो भी खेत खुद दबे या जो भी फसल है उसका कोई मुआवजा नहीं मिला है और जो काम लगा है तो सर उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। और सर इसमें जो भी डंपिंग जोन जो है वो डंपिंग जोन नहीं बनाए गए। यहाँ पे ये सारी जो भी मिट्टियाँ फेंकी गई, पत्थर फेंके गए, खेतों में फेंके गए हैं सर, इसलिए जो है कि सड़क का अभी भी काम पूरा नहीं हो पाया है और हर जगहों में ये सड़क क्षतिग्रस्त हो रही है और कहीं पे कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। कि मेरा नाम नारायण दत्त पुरोहित है, मैं पैनगढ़ ग्राम सभा से बोल रहा हूँ। अभी हमारे यहाँ पे इतनी खतरनाक स्थिति हो चुकी है पैनगढ़ ग्राम सभा में, जो 2013 की आपदा आई थी उससे अभी तक पूरी आपदा बनी हुई है। न प्रशासन कोई ध्यान दे रही है, न किसी ने ध्यान दिया है। पैनगढ़ तो में पीछे मकानों के पीछे से पूरा भूस्खलन शुरू हो चुका है, जिसमें कि कई परिवार खतरे की जद में आ चुके हैं। इसलिए हमारा महोदय से, पत्रकार साहब से निवेदन है कि आपने कृपा करी हमारे ग्राम सभा में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इस पर थोड़ा रोशनी डालें और प्रशासन को अवगत कराएं कि हमें तुरंत विस्थापन की मांग की जाए और हमें सुरक्षित रास्ते और सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाए। 2013 से जब से आपदा आई पैनगढ़ ग्राम में, दोनों तरफ से जो मार्ग है वो पूरा टूट चुका है, बड़ी बड़ी चट्टान घुस चुके हैं, आने जाने का कोई मार्ग नहीं है, एक मात्र ट्रॉली लगी है।
शासन प्रशासन से कई बार हमने पुल की मांग की, सबने आश्वासन ही दिया। और हमारे 4-5 ग्राम सभा है, पैनगढ़, सिलोड़ी, कोटा, चेरिंगा, जो इसी पुल से आते हैं, इसी रास्ते से आते हैं। वो लोग उनका खाद्य सामग्री भी हरमनी बाजार से है, जबकि कभी ट्रॉली खराब हो जाती है, रास्ता नहीं है, बड़ी दिक्कतें का सामना करना पड़ता है। और हमारे 3-3, 4-4 मुख्यमंत्री रहे, चाहे कांग्रेस के रहे, चाहे बीजेपी की रहे, इन्होंने हमेशा आश्वासन दिया। यदि अभी पुल की मांग पक्की नहीं होती है, पुल हमारा सेक्शन नहीं होता है, जब तो हम 4-5 ग्राम सभा अपने विधानसभा में वोट नहीं डालेंगे। और ये हमारी तो हरिद्वार की भगवानपुर तहसील परिसर में समाज कल्याण विभाग ने कैंप का आयोजन किया है, जिसमें दिव्यांगों के लिए प्रमाण पत्र जारी करने के लिए स्टॉल लगाए गए और इस दौरान समाज कल्याण विभाग ने नई पेंशन बनाने के लिए लाभार्थियों के फॉर्म भी भरे, जिससे कि दिव्यांगों में खुशी का माहौल देखने को मिला है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।